So good morning students. Today we will start the chapter from the page number 61. We will complete it today. जो हमारा थोड़ा सा भाग रह गया था कल के चैप्टर का वो आज हम पहले करेंगे। उसके बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे और वन वर्कशीट विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन द नोटबुक with the exercise that I will send in the group. So let us start. हमने मार्क किया था हमसे और तुमसे ज़्यादा है यहाँ तक। लेखक बता रहा बड़े भाई साहब लेखक को बता रहे थे कि माता पिता का तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है, अनुभव है, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे उन्हें जो है वो किताबी ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। दैव ना करे, दैव मतलब भगवान ना करे। आज मैं बीमार हो जाऊं, बड़े भाई साहब उसको बताते हैं कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। हाथ पैर फूल जाना एक मुहावरा है, तुम घबरा जाओगे। क्यों घबरा जाओगे? क्योंकि तुम्हें जीवन का ज्ञान नहीं है, जीवन के अनुभव नहीं है और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें जीवन में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करना है, उसे दवा देनी है, उसका ख्याल कैसे रखना है। तो ये सब अनुभव से आता है। तो मेरा अनुभव तुमसे ज़्यादा है, वो उसे जताने का प्रयास कर रहे थे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तो दादा को तार देकर, पहले ज़माने में जब फ़ोन्स नहीं थे, मैसेजेस नहीं थे, तो टेलीग्राम दी जाती थी। अगर कोई इमरजेंसी होती थी किसी को बुलाने के लिए तो वो तार उसे कहा गया है। कहते तुम्हें कुछ ना सूझेगा, समझ ना आएगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूँ तो किसी को तार ना दें। क्यों ना तार दें, क्यों ना बुलाएं तार देकर? क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव है, उन्हें पता है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और वो ना ही घबराएंगे ना ही बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज होता है बीमारी, उसमें सफल ना हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। जैसे घर में भी अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो एक सेकंड में लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो घर पर थोड़ा सा इलाज करते हैं, उसे घरेलू कोई उपाय करते हैं। तो फिर अगर वो नहीं ठीक होता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना कर पाए तो डॉक्टर को बुला लेंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा भी कैसे चलाया जाए। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 महीने की तारीखों की बात कर रहा है, 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। मतलब महीने के आखिरी दिन में पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो हमें दूसरों का मुख देखना पड़ता है या हमें वैसे ही गुजारा करना पड़ता है। नाश्ता बंद हो जाता है, मतलब अपने खर्चों पर कटौती करनी पड़ती है, भाई साहब उसे बताते हैं। धोबी और नाई से मुंह चुराने, मतलब धोबी और नाई अपने अपने काम के पैसे मांगता है तो उनसे मुंह चुराया जाता है कि जब महीने की पहली तारीखों में पैसे मिलेंगे तो ही इन्हें पैसे दूंगा। लेकिन जितना आज और हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधा में, क्योंकि पहले समय में इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती थी, कहता उसके आधे धन में ही दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामे के साथ निभाया। घर के सारे काम किए, बच्चों की शादियां की, मतलब हर तरह से उन्हें अनुभव था कि पैसों का इस्तेमाल किस तरह अच्छी तरह किया जाए। कुटुंब का पालन किया है। कुटुंब किसे कहते हैं? बड़े परिवार को। आज तो जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लेकिन पुराने समय में कुटुंब होते थे। बहुत दादा के साथ चाचा मामा ताया, मतलब बहुत बड़ा परिवार होता था। घर के सभी लोग इकट्ठे रहते थे जिसे कुटुंब कहा जाता था, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, फिर वो उदाहरण हेडमास्टर साहब जी का देते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन पढ़ाई किताबी ज्ञान उसमें है, जीवन का अनुभव नहीं है। एमए है कि नहीं? कहते हुए एमए की हुई है उन्होंने, यहाँ के एमए नहीं है। कहते यहाँ भारत की एमए नहीं की है, भारत की किसी यूनिवर्सिटी की एमए नहीं की है उन्होंने, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की है, मतलब बहुत उच्च शिक्षित है।
1000 रुपये पाते हैं, महीने की तनख्वाह उन्हें 1000 रुपया मिलती है, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? कहते कौन उनके घर का खर्चा चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसे अनुभव है कि किस तरह घर का महीने भर का खर्च चलाया जाए। तो इस तरह वो उदाहरण देते हैं कि जीवन में अनुभव का होना भी बहुत ज़रूरी है। कर्जदार, उसके बाद वो बताते हैं कि हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार है। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, लेकिन पैसे उसमें कम हो जाते थे, पूरे ना पड़ते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। और जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी सी आ गई है, मतलब वो खर्चा करके पैसे बचा भी लेती हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है और पैसों को किस तरह से खर्च करना है उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल दो। गुरूर कहते हैं अभिमान को। कहते हैं ये अभिमान जो तुम लेकर फिर रहे हो ना, कि तुम पता नहीं क्या बन गए हो, प्रथम आ गए हो, 2 बार पास हो गए हो, तो ये अभिमान तुम्हें अब मन से निकाल देना चाहिए कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। स्वतंत्र कहा जाता है आज़ाद। मेरे देखते ही मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। अंडरलाइन दिस लाइन, विल बी आस्क्ड फॉर आशय। स्पष्ट करो, मतलब गलत राह पर तुम कभी ना चल पाओगे। तुम्हें सही मार्गदर्शन देने का जो कार्यभार है वह मेरे कंधों पर है, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं चाहे कक्षा में पास नहीं हो पाया, लेकिन मेरा जीवन का अनुभव तुमसे अधिक है, और इसलिए तुम्हें मेरा मान सम्मान करना ही है। Turning to the next page, number 62, the last page of your chapter, तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं और बड़ा भाई जो छोटे भाई को थप्पड़ लगाने का भी अधिकार रखता है, वे कहते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगा भी सकता हूँ अगर तुम ना माने। इसी तरह तुम्हारी जो शरारतें हैं वो चलती रहीं और तुम ना पढ़े, तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँगा। इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, वे उसे जताते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, जहर लग रही हैं, विष लग रही है। और ऐसा अक्सर हम सबके साथ होता है, जब कोई बड़ा हमें बहुत टोकता है, बात बात पर कुछ कहता है, या अध्यापक आपको कुछ कहते हैं, तो उस समय आपको कुछ बुरा लगता है, आपके मन में जो है कटु भावना आ जाती है उनके आदर के प्रति। लेकिन उन्हें जीवन का तजुर्बा अधिक है और वे सब आप सबकी भलाई के लिए ही कहते हैं। तो इस तरह बड़े भाई साहब भी छोटे भाई को जताते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूँगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अब चाहे तुम्हें उसका बुरा लग रहा है। मैं उनकी इस नई युक्ति मीन्स उपाय से नतमस्तक हो गया, मतलब मैंने अपना सिर झुका लिया, उनकी बात को स्वीकार कर लिया। आज सचमुच अपनी लघुता होता है छोटेपन का अनुभव हुआ, मतलब ये जो भावना उसके मन पे में आई थी, उसे लगा कि उसके विचार गलत हैं, उसे अपने छोटेपन का एहसास हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, और उस समय भाई साहब के प्रति आदर भाव मन में पैदा हुआ कि हाँ, उम्र में वो बड़े हैं और मुझे उनका मान सम्मान करना ही चाहिए। मैंने सजल आंसुओं से भरी हुई, जिसमें जो नम आंखें थी, से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि छोटे भाई ने जो अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट टू द पेज नंबर 63। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने में मना नहीं करता। कनकोआ किसे कहते हैं, मैंने कल बताया था, पतंग को कहते हैं। वो कहते मैं तुम्हें मना नहीं करता कि तुम खेलो मत, पतंगबाजी मत करो। कहते मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी जी ललचाना भी एक मुहावरा है कि मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन में कई बार लालच आता है कि मैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन करूं तो क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा। कहते अगर मैं ही ऐसे काम करूंगा तो जो तुम्हारे
उसको सही मार्गदर्शन दिखाने का जो भार है, जो कर्तव्य है मेरा, मैं उसे नहीं निभा पाऊंगा। ये कर्तव्य तो केवल मेरे सिर पर है, क्योंकि वो दोनों भाई जो थे वो छात्रावास में पढ़ते थे और बड़े भाई पर छोटे भाई की रक्षा करने की, उसकी देख रेख करने की सारी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए कई बार उन्हें अपने मन की इच्छाएं मन में ही दबानी पड़ती थी। उनका भी मन करता था कि बाकी बच्चों की तरह जाकर बाहर खेले, कनकोए उड़ाएं, जैसे बच्चे मैदान में जाकर घूमते हैं, कंकरियां उछालते हैं, वो भी करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। उन्हें एक छोटे भाई के समक्ष एक आदर्श रूप दिखाना था, आदर्श रूप स्थापित करना था, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। संयोग से उस वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। एक पतंग कटकर उनके ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आता जा रहा था। जैसे कि कोई भी पतंग अगर कट के आती है तो बहुत सारे लड़के उसके पीछे चल पड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो इस तरह बाकी लड़के भी दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे ही हैं, लंबे हैं, कद में लंबे, और जो बच्चा सबसे लंबा होता है वो उसे जल्दी पकड़ लेता है। उछल कर उसकी डोर पकड़ ली, बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो यहाँ से हमें इस कहानी के बारे में पता चला है कि बड़े भाई हमेशा छोटे भाई का भला चाहते थे। चाहे वो पढ़ाई में अधिक तेज नहीं थे, परंतु उन्हें जीवन का बहुत अधिक तजुर्बा था और वो छोटे भाई को समय समय पर जो है उसका मार्गदर्शन करते हैं। छोटे भाई को कुछ बुरा लगता है, परंतु फिर वह उनकी बातों को मान लेता है। इसमें जो फर्स्ट मौखिक पार्ट है, मूविंग हेड टू द बैक एक्सरसाइज, ऑल द चिल्ड्रन प्लीज बी केयरफुल, बी अटेंटिव, और जो मैं बता रही हूँ साथ साथ आपने मार्क कर लेना है। हम डिस्कस करेंगे अभी बैक एक्सरसाइज। जो मौखिक पार्ट है, दिस आई हैव इंक्लूडेड इन द वर्कशीट दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन द नोटबुक। उसके बाद जो लिखित भाग है, इसमें क भाग 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। Yes, Riddhi, be ready for the answer. First question we will discuss. छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? Yes, Riddhi, can you give the answer? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? Yes, Drig Bajaj, are you able to unmute yourself? Asha ma'am, please give them option to unmute. Yes, Drig, you can give the answer. छोटे भाई ने बड़े भाई साहब की बातों को सुनकर ये निश्चित किया कि वह टाइम टेबल बनाएगा, जिससे वह समय समय से सारी विषयों पर सारी विषय पढ़ सकेगा। और उसने टाइम टेबल बना लिया, लेकिन उस टाइम टेबल में बिल्कुल भी खेलने का समय ही नहीं था, जिस कारण उसे टाइम टेबल वो पालन नहीं कर पाया। उसने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन वो उस पर उसके अमल करना मुश्किल था। और पहले ही दिन जब उसने उसकी पालना करनी शुरू की, तो उसमें वह बाहर की मैदान की ठंडी ठंडी हवाएं और कई वह खेलों जैसे असफल फुटबॉल रहा। की। हाँ, वह असफल रहा। 25 से 30 शब्दों में आपने उत्तर देना है। तो आप बता सकते हो कि जब बड़े भाई साहब ने उनसे बहुत डांटा तो उसने सोचा कि अब वो टाइम टेबल बना लेगा और उसके अनुसार वो नियमित रूप से पालन करेगा। टाइम टेबल तो बनाया, लेकिन वह उसका पालन नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी रुचि पढ़ने से अधिक खेलकूद में थी और बाहर के जो मैदान के हवा के ठंडे झोंके, बच्चों के खेलने की आवाज़ें उसे बार बार उद्वेलित कर रही थी और इसलिए वो असफल रहा। राइट। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? Yes, Mehak Meet, can you give the answer?
Unmute yourself. Mehakmeet. Yes, ma'am. Yes, okay. मैम द आंसर इज, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो भोजन का समय हो गया था। बड़े भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और उस पर टूट पड़े। कहने लगे, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर घमंड तो बड़े बड़ों की नहीं, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तो वो क्या चीज है? फिर वह रावण और शैतान की उदाहरण देने लगे। वह अपनी तुलना छोटे भाई से करने लगे और उसे 9वीं कक्षा का हाल बताने लगे और छोटा भाई भयभीत हो गया। और यस, वेरी राइट। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसी तरह घमंडी रहे तो भविष्य में तुम्हारा जो है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी और पढ़ना होगा। एक बार जो तुम्हारा तुक्का है वो चल गया है, एक बार तुम जो है वो पास हो गए हो, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। वेरी राइट, वेरी गुड। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? यस पुष्कर, कैन यू गिव द आंसर? पुष्कर, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बी क्विक, इफ टीचर इज कॉलिंग योर नेम, बी क्विक, अनम्यूट करिए। बड़े भाई साहब को मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि वह चाहते थे कि जो छोटा भाई करता है वो उसे ना करे और उसे समझाएं कि वह सही रास्ते पर चले और उनकी बात माने ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। हाँ, इसलिए दबानी पड़ती थी कि छोटे भाई को उन्हें सही मार्गदर्शन देना था, सही मार्ग दिखाना था। अगर वो खुद ऐसे काम करे, खुद गलत रास्ते पर चलेंगे तो वह उसे सही राह नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए उनके सर पर जो उसको सही राह दिखाने का एक जिम्मेदारी थी वो भी थी। इसलिए वे उन्हें कई बार अपने मन की इच्छाएं बाकी बच्चों की तरह मन में ही दबानी पड़ती थी। वेरी गुड। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? ईशा शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों देते थे? ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू गिव द आंसर? यस लावण्या, अनम्यूट करिए बेटे। मालविका, कैन यू गिव द आंसर? मालविका ठाकुर। No one is responding. मैम Yes. बड़े Yes, भाई ma'am. साहब छोटे One student speak. बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को ये सलाह देते थे कि वो पढ़े लिखे, वो खेल कूद में अपना ध्यान मत लगाए। हाँ, खेल कूद में अपना समय नष्ट ना करे। और वो समझाते थे कि पढ़ लिख कर ही तुम कुछ बन पाओगे, इसलिए तुम्हें अपना समय जो है वो रात दिन पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें दो पार्ट्स हैं। क्यों देते थे? क्योंकि वो बड़े थे और बड़े होने के कारण जो उन पर जिम्मेदारी थी कि वो छोटे भाई को सही राह दिखाएं। जहां पर भी क्वेश्चन दो पार्ट्स में आपको दिया गया है, आपने आंसर भी उसको क्लैरिफाई करना है दोनों पार्ट्स में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया था? रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। रेज योर हैंड्स। प्रीत कौर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। प्रीत कौर, क्या फायदा उठाया था? Ash Sood, can you give the answer? Preet is not responding. Ash Sood. Mankirat, can you give?
Mankirat, it means students are not attentive in the class. They have not opened their screen. Ma'am, Yes, ma'am, may I give the answer? yes, yes. मैम, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फायदा उठाया क्योंकि वे फेल हो गए थे और छोटे भाई एक दर्जे ऊपर आ गए थे और प्रथम आए थे अपनी कक्षा में, तो उनके हृदय से बड़े भाई का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वे दिन रात खेलते थे और पढ़ाई पे जो अपने बड़े भाई साहब के डर से ध्यान लगाते थे वे भी लगाना छोड़ दिया था। और अब उन्होंने सोचा था कि अगर उनके बड़े भाई उनको कुछ कहेंगे तो वो कह देंगे कि मैं खेल के भी पास हो गया, लेकिन आपने अपना खून जला के क्या पाया। हाँ, उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी और वो अधिक खेलने लग गया था, पतंगबाजी करने लग गया था और नज़र बचाकर वह रात दिन पतंगे उड़ाता था और भाई साहब से नज़रें भी चुराने लग गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट नंबर ख पर देखिए, 50 से 60 शब्दों में आपने अब उत्तर देना है। ये सारे उत्तर आपने विस्तार से देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की डांट डपट, अगर डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, अपने विचार प्रकट कीजिए। विचारधारा किसी भी तरीके से हो सकती है आपकी। कईयों को लग रहा होगा कि अगर डांट पड़े तो ही बच्चे पढ़ते हैं, तो आप अपनी विचारों के अनुसार ही इसका उत्तर दोगे। यस, yes, who will give the answer? Raise the hand. Himani. Yes, Himani, can you give the answer? Himani of 10th grade class. Kavya. पहले तो अपनी वीडियोस ऑन करिए बेटे। आप वीडियो ऑफ कर लेते हो? महक मीत, कैन यू गिव द आंसर? ओके, महक अनम्यूट करिए। यस मैम। ओके, गिव आंसर। मैम, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो शायद छोटा भाई कक्षा में अव्वल ना आ पाता, क्योंकि बड़े भाई की डांट से जो वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, उस डांट के बिना शायद थोड़ा भी नहीं पढ़ता और शायद फेल भी हो जाता। हाँ, तो ये विचार है। कईयों का मानना है कि अगर डांट ना पड़ती तो शायद वो प्रथम ना आ पाता, क्योंकि उनके डर से वो कुछ देर किताबें लेकर बैठ जाता था। और हो सकता है कईयों के विचार ये हो कि चाहे वो उसको डांटे या नहीं, मतलब जो डांटने से उसका हौसला और कम हो जाता था, उसका आत्मविश्वास टूटता था। अगर वो ना भी डांटे तो तब भी वो कक्षा में प्रथम आ सकता था। तो दोनों तरीके से ही ये आंसर हो सकता है इसका। क्या अगर थोड़ा बड़े आपको बार बार किसी बात के लिए टोकते हैं या कहते हैं तो उसका कुछ तो असर होता है ना, कुछ तो देर के लिए आप अपनी सब शरारतें भूलकर किताबें लेकर बैठ जाते हो और पढ़ते हो, तो उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो दोनों तरीके से ही ये आप उत्तर लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, इस पार्ट में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? आपने अपने विचार बताने हैं कि समूची होता है सारी शिक्षा के कौन कौन से तरीके हैं जिस पर उन्होंने व्यंग्य किया है, मजाक किया है। यस, देविशी गेरा, 10th क्लास। देविशी, गिव द आंसर। ओनली 1-2 स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, नॉट अदर्स। देविशी, कैन यू गिव द आंसर? यस मैम। ओके। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर पूछा, कहाँ थे? लेखक को मौन देखकर उन्होंने लताड़ते हुए घमंड पैदा होने तथा आगामी परीक्षा में फेल होने का भय दिखाया। कौन से तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? Can anybody other student give the answer? Kabir? मैम, may I give the answer? Okay, give. मैम, समूची शिक्षा के वह
तौर तरीके जिन पर लेखक ने व्यंग किया है वो ये है कि अध्यापक चाहते हैं कि विद्यार्थी केवल अक्षर अक्षर रट लें। उनके मुताबिक बेसिर पैर की बातें जैसे बादशाहों के नाम और इतिहास की तारीखों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते हैं कि वह कहते हैं कि अ ज ब को अगर अ ब ज लिख दें तो नंबर काट लिए जाते हैं। एक छोटी सी बात को 4-5 पेज लंबी कहानी बनाया जाता है। ये विद्यार्थियों पर अत्याचार है। हाँ, जो रट्टेबाजी है उस पर व्यंग्य किया है। बच्चों को हर एक अक्षर रटने के लिए जो कहा जाता है वो गलत है। बच्चों को विषय को समझकर उसके अनुसार अपनी भाषा में अपने विचारों को लिखना चाहिए। और यही कारण था कि बड़े भाई साहब तो रट्टा लगाते थे और वो फेल हो जाते थे, और छोटा भाई जो था वह चीज़ों को थोड़ी देर चाहे पढ़ता था लेकिन समझ के पढ़ता था और फिर उसे अपनी भाषा में लिखता था और वो प्रथम आ जाता था। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए जिसमें रट्टेबाजी हो। ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें कि चीज़ों को समझकर बच्चे अपने विचारों को लिख सके, अपने अनुसार वे कर सके। तो यही कारण था कि दोनों बच्चों में अंतर था, राइट। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? यस हिमानी, बड़े भाई साहब के मैम अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? हिमानी गिव आंसर। मैम may I give the answer? मैम may I give? नेम May प्लीज। I give? नेम may I प्लीज give? बेटे। हिमानी, आई टोल्ड हिमानी। अनम्यूट करिए हिमानी। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटे। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभवी होने से आती है। यस, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभवों से आती है। और व्यक्ति जिसे जीवन का अनुभव अधिक होता है वो जीवन से बहुत कुछ सीख कर समझदार बन जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिए कि माता पिता दादा दादी बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जीवन में किताबी ज्ञान नहीं था परंतु जीवन की समझ बहुत अधिक थी। उन्हें पता था घर का खर्च कैसे चलाया जाए, अगर कोई बीमार होता है तो उसकी देखरेख कैसे की जाए, और जो परिवार के सारे और भी अन्य काम होते थे वो बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों से भी अधिक अच्छे तरीके से कर सकते थे। और इसके संबंध में उन्होंने हेडमास्टर जी का भी उदाहरण दिया है कि हेडमास्टर जी बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लेकिन उन्हें घर चलाना नहीं आता था। और उनकी बूढ़ी माता जी जो थी वो चाहे पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने पढ़े लिखे बेटे से ज़्यादा वो घर का कामकाज अच्छी तरह संभाल पाती थी, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? यस, क्यों उत्पन्न हुई? यस, गिव आंसर। छोटे प्रियंका, बी अटेंटिव। प्रियंका, यस बेटे कंटिन्यू। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई थी? मैम may I give? हाँ बेटे, इसमें वही मैटर आ जाता है कि उन्हें जीवन का तजुर्बा अधिक था, वो एहसास दिलाते हैं कि वो ज़्यादा अनुभवी हैं और अपने जो बड़प्पन को वो समझाते हैं, उसका महत्व समझाते हैं कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और फिर इसके संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि माँ के दादा के उदाहरण देते हैं कि वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन जीवन की समझ उन्हें ज़्यादा थी और घरेलू काम करने ये सब वो अच्छी तरह जानते थे, घर चलाना अच्छी तरह जानते थे। तो इसलिए ये सब जब बातें उदाहरण सुनता है छोटा भाई तो वो बहुत अधिक अंदर ही अंदर प्रभावित हो जाता है और उसके मन में जो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। उनके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी? ये 5 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन यू टेल? May I? यस बेटे। बड़े भाई का स्वभाव बहुत ही परिश्रमी और अनुशासन प्रिय था। वह बेटे अपने इसको छोटे ना भाई को आप जो है वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, हेडिंग भी बना के लिख सकते हो। हेडिंग आप नोट कर सकते हो
जैसे कि फर्स्ट हेडिंग आप बना सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स टेक योर पेंसिल एंड नोट डाउन द हेडिंग। उनके स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? एक तो वो बहुत अधिक परिश्रमी थे, और दूसरा वो अपनी मन की इच्छाओं को मन में ही दबाने वाले थे। और थर्ड पॉइंट आप बना सकते हो कि जिंदगी का अनुभव उन्हें बहुत अधिक था। और फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हो कि वो बहुत अध्ययनशील थे, बहुत अधिक पढ़ते रहते थे, रट्टा मारते रहते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि उपदेश देने की कला में वो बहुत अधिक निपुण थे। और फिर आप बना सकते हो कि बहुत ही अनुशासित व्यक्ति भी थे, अनुशासन में रहना और अपने अनुशासन में रहकर छोटे भाई को भी अनुशासन सिखाना वो बहुत अच्छी तरह करते थे, ये सब काम करते थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि छोटे भाई का भला चाहने वाले थे, छोटे भाई के वो हितैषी भी थे। तो इस तरह आप पॉइंट्स बनाकर फिर एक एक दो दो लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपने बड़े भाई साहब के बारे में पूरी चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? किसे कहा है और क्यों कहा है? Yes, can anybody give the answer? Ma'am, may I? Yes, Ma'am, ma'am. may I? Start. First student said may I, that student will give the answer. Ma'am, Yes, start. बड़े भाई साहब ने किताबी ज्ञान और अनुभव में से अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि किताबी ज्ञान का रट्टा सिर्फ 2-3 दिन तक ही काम आता है, पर 2-3 सालों का अनुभव भी पूरी जिंदगी काम में आता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। उम्र और अनुभव जो है वो जीवन भर काम आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं हम कह सकते कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी के अनुभवों से भी व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना चाहिए। और फिर पाठ के अनुसार, जैसे कि ये कहानी बहुत पास्ट में लिखी गई है, पहले लिखी गई है, तो जो लोग उस समय बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, तो माँ का, दादाजी का उदाहरण दिया, हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ का उदाहरण दिया। तो वहाँ मतलब उन्होंने बताया कि उम्र और अनुभव जो दोनों ही हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ काम आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो है, आपने खुद ढूंढना है। ग पार्ट आशय स्पष्ट करो, नोटबुक पर आपने नहीं करना, नो नीड टू डू। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट आज आपको शेयर की जाएगी वो आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करोगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।